व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट की इस्तदा जो है वो एक ताकतवर तबके के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत से फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। बहुत से जमहूरी ममालिक में भी इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के फैसले कुछ हद तक जो है वो नाफिज किए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले होते हैं वो अपने रियासत और आवाम के मफादात के लिए जो है वो फैसले किए जाते हैं, और पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स एक सूरत हाल पाई जाती है, और यहाँ के जो पाकिस्तानी जो सियासी जो हल्के हैं उनका मानना है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ वक़्त फैसले जो कि इम्पोज किए जाते हैं वो बाज़ वक़्त रियासत के ख़िलाफ़ भी वो फैसले साबित होते हैं, और माजी में इसकी कई मिसालें भी दी जाती हैं। आज हम इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करेंगे, खासकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। और कहा जाता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी सियासी जमातें अपना बयानिया लेके जब मैदान में उतरती हैं, आवाम के पास जाती हैं, तो इसी बयानिए की वजह से इन मतलब स्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए की वजह से इन सियासी जमातों को काफ़ी पजीराई मिलती है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तौसीफ अहमद खान साहब, जो कि इस मुल्क की सियासी सूरत हाल पर काफ़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब। कैसे सर, आप? ये बताएं कि क्या है, पाकिस्तान के कुछ अरसे के बाद जिस तरह अय्यूब आमरीत मुल्क में जो पहली मार्शल थी, उसमें हमने देखा कि अय्यूब आमरीत के खिलाफ बहुत सी अपोजिशन की सियासी जमातों ने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयान मुतारिफ कराया, और अवामी सतह पर वो काफ़ी मकबूल हो गए। तो आखिर क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अवाम में एक सोच पाई जाती है, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक सोच पाई जाती है, इसकी क्या वजूहत आपको? देखिए, ये पाकिस्तान में जो डीप स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, ये मुंसलिक है जब पाकिस्तान बनाने की लड़ाई शुरू हुई थी। असल में मुस्लिम लीग जो थी वो जागीरदारों और टोडियों पर मबनी थी। उनमें जो बेशतर लोग थे वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, और उनकी कोई सियासी तरबियत नहीं थी। अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में उन्होंने ये नारा लगाया हिंदुस्तान की तकसीम का। जिन्ना साहब ने उसके लिए कोशिशें की, और उन्हें ये मुल्क मिल गया एक तवील खून खराबे के बाद। तो वो खून खराबे में पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसे एक दुश्मन भी आ गया सामने, फर्ज कर लिया गया, वो भारत था। तो क्योंकि सियासी जिन्ना साहब खुद जब गवर्नर जनरल बन गए तो उन्होंने एक जमहूरी रवैये से अलग रवैया अख्तियार किया, वरना उन्हें वज़ीर आज़म बनना चाहिए। तो वो जो रवैया था वो असल में ब्यूरोक्रेसी को तक़वियत दे रहा था। यही हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के साथ ही पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार सामने नजर आया। वो जो एक तारीखी बात है ना कि जिन्ना साहब ने जो 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली के दूसरे इजलास में जो असासी तकरीर की थी, जिसका मफहूम यह था कि पाकिस्तान एक सेकुलर जमहूरी मुल्क होगा, उसको रोकने का फैसला भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली ने किया था। और चौधरी मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ज़माने में इतने ताकतवर थे कि फैसला तो ये हुआ था कि जिन्ना साहब से उस वक्त सिंध चीफ कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तैयब जी हलफ लेंगे, मगर आखिरी वक्त में ये फैसला तब्दील कर दिया और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रशीद ने हल्फ लिया। तो वहां उन्होंने पहले दिन से फैसले तब्दील करने शुरू किए थे, और जैसे ही जिन्ना साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, सिविल ब्यूरोक्रेसी आगे बढ़ने लगी और उसके साथ फौजी ब्यूरोक्रेसी का किरदार आया। इस्कंदर मिर्जा और अयूब खान और गुलाम मोहम्मद का एक गठजोड़ बन गया, जिसके नतीजे में मुस्तकिल इंतशार पैदा हुआ। सबसे पहले तो इस गठजोड़ ने, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया, मशरक़ी पाकिस्तान को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया। दूसरे इस्टेब्लिशमेंट ने यह किया कि जिन लोगों ने तहरीक आज़ादी की हकीकी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें बाचा खान हो या बलूचिस्तान के कौम परस्त बलोच, पश्तून रहनुमा, अचकजई वगैरह हो, उन और मशरक़ी पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई थी, उन्हें गद्दार करार देना शुरू किया, उन्हें जेलों में बंद कर दिया। और उसमें जो सबसे पहला गैर आईनी इकदाम था वो हुकूम जनरल, जो पहले गवर्नर जनरल के दौर में हुआ, कि मुंतखब हुकूमत जो थी पख्तूनख्वा की, उसे तोड़ दिया गया डॉक्टर खान की। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, हुकूमत को भी और फिर उसके बाद दबाव डाल के अयूब खोड़ो से भी रिजाइन ले लिया गया। तो वो जो सिलसिला था वो वहां से शुरू हुआ, फिर वो सिलसिला बढ़ता चला गया। उसके नतीजे में इस ब्यूरोक्रेसी जब महसूस किया कि अब उन्हें लियाकत अली खान जैसे पॉपुलर लीडर की जरूरत नहीं है, तो लियाकत अली खान को शहीद करा दिया गया, और फिर ये ब्यूरोक्रेसी का राज होता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता सिविल ब्यूरोक्रेसी कमजोर होती गई और फौजी ब्यूरोक्रेसी बालादस्ती इख्तियार कर गई। हत्ता कि एक वक्त वो आया जब
चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ अयूब खान को वजीर दिफा बना दिया गया, यानी वो वर्दी में रहते हुए वजीर दिफा बन गए। तो वहां से इसका किरदार शुरू हुआ और इसका किरदार का बुनियादी मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बनाना, पाकिस्तान को अमेरिका का आइन बनाना, मशरकी पाकिस्तान के हुकूक को गस्प करना और छोटे सूबों के हुकूक को गस्प करना। अच्छा सर, एक और भी एक तजुर्बा, एक बात सामने आती है कि बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तो अपोजिशन जमातें बयानियाँ लेकर उतरती है तो उन्हें काफ़ी मकबूलियत मिलती है, लेकिन दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट या रियासत जो है वो हुकूमती जो अपोजिशन जमातों की मकबूलियत को काउंटर करने के लिए एक ऐसा बयानिया तैयार करके लोगों के सामने रखते हैं कि लोग उस पर यकीन रखते हैं। मिसाल के तौर पर 65 की दिहाई में जब अयूब खान के खिलाफ जब सदारती रेफरेंडम में फातिमा जीना जब मैदान में जब फातिमा जीना को अपोजिशन जमातों में उतारा गया था इलेक्शन में, तो फातिमा जीना को मुल्क गद्दार डिक्लेयर किया गया। भारतीय सफीर के साथ उनके मुलाकात का हवाला दे देकर कहा गया कि फातिमा जीना मुल्क दुश्मन नासर के साथ मिली हुई है। इसी तरह 70 की दिहाई में AK फजलुल हक और शेख मुजीबुर रहमान को भी मुल्क गद्दार डिक्लेयर किया गया, लेकिन कायम पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में इनका अहम किरदार रहा है। और इसी तरह 90 की दिहाई में वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ और बेनज़ीर को भी मुल्क दुश्मन करार दिया गया। फिर इसके बाद हम मौजूदा हालात में देखते हैं कि मंजूर पशीन, डॉक्टर मारंग बलोच, इवन अल्ताफ हुसैन और इमरान खान तक को भी, जो कि पार्लिमानी सियासत जो करते रहे हैं, ये तीनों पार्लिमानी सियासत भी करते रहे। इन्होंने पार्लियामेंट में रियासत वफादारी का अलग भी होता है, तो ये भी कैसे गद्दार हो गए? मतलब रियासत किस तरह से? जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया कि आवाम की राय नहीं सुनी जाएगी, और पहले तो उन्होंने 1 यूनिट बनाया जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत को ख़त्म किया गया, सिंध और बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की जो उसकी सकाफती, समाजी, सियासी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया। तो वो किया इसलिए किया गया कि एक सूबे की बालादस्ती कायम की जाए। उसके साथ मुस्लिम लीग ने वादा किया था कि जागीरदारी को ख़त्म करेंगे, मगर वो जागीरदारी का मामला ख़त्म हुआ। उसके जब पहली दफ़ा सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए और मशरक़ी बंगाल में जगतू फ्रंट जीत गया, तो जगतू फ्रंट की हुकूमत को 8 महीने बाद बरतरफ कर दिया गया। मौलवी फजल हक जिसने करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, वो वज़ीर आला थे, उन्हें गद्दार करार दिया गया। तो उसके बाद ये फौज, ये एस्टेब्लिशमेंट का हथियार था कि जो भी आवाम की बात करेगा, जो भी आवाम के हुकूक की बात करेगा, उसको गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो ये सिलसिला शुरू होता है गफ्फार खान से, अब्दुल समद अजगज़ई से, मौलाना बाशानी से, मुजीबुर रहमान से, मौलाना मौलवी फजल हक से शुरू होता चला आ रहा है। फिर मुजीबुर रहमान आ गए। एक ज़माने में भुट्टो साहब जो उनके साथ थे, फौज के साथ थे, मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के कत्ल में शरीक थे। जब उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत बनाई तो उन्हें भी गद्दार करार दिया गया। उसके बाद आपने तो खुद जिक्र किया कि चाहे नवाज शरीफ को खुद लाए, मगर नवाज शरीफ गद्दार हो गए। बेनज़ीर भुट्टो अवामी ताकत से आई, उन्हें सिक्योरिटी जो है क्लियरेंस नहीं दी गई और उन्हें कहा गया था कि सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ये हथियार है असल में एस्टेब्लिशमेंट का, जिसने हमेशा उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया है जो कि आवाम के हुकूक की बात करते हैं। अच्छा सर, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की आपने एक तारीख बयान की, लेकिन अब मसला है कि अब इसका आगे चलते इसकी सिचुएशन हम मजीद क्या देखते हैं? क्योंकि मौजूदा हालात में भी हम देखते हैं कि इस वक्त भी रियासत के या वफाक के वो नुमाइंदे बैठे हुए बलूचिस्तान की अगर हम बात करें जिनके अवाम में कोई रूट्स नहीं, जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं है। यही लोग कहा जाता है कि जो वफाक से या एस्टेब्लिशमेंट से जो डील कर रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ असल एस्टेब्लिशमेंट को नहीं बता रहे, कुछ इस तरह। ये बिल्कुल देखिए, ये वही मैंने क्योंकि मेरा मौजू आज़ादी सहाफ़त में अखबारी तंजीमों का किरदार था। ये जो मैंने ये 74-75 साल के अखबारात देखे, जो नैरेटिव 23 मार्च 1971 से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का था, मशरक़ी पाकिस्तान के मशरक़ी बंगाल के अवाम के खिलाफ जद्दोजहद के लिए, वही नैरेटिव जो है आजकल मुझे नज़र आ रहा है बलूचिस्तान और PTM के हवाले से। बस फ़र्क यह है कि पहले जिक्र जो है वो होता था इंडिया का, अब जो है उसमें अफ़गानिस्तान शामिल हो गया। तो अफ़गानिस्तान शामिल होने के बाद एक नया फैक्टर जो है सामने आ गया। तो उसमें फ़र्क नहीं है, मगर नैरेटिव वही है, मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, वही सारे इस्तिलाहात हैं जो कि मार्च 71 से दिसंबर 71 तक इस्तेमाल हो रही है। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल, अब मसला ये है कि एक तो जिस तरह सिविल सोसाइटी हमने देखा, एक पढ़ा लिखा तबका जो कि एस्टेब्लिशमेंट के
इस चाल को समझता है वो तबका जो है। और इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उनके लिए कोई मसला नहीं होता, उनको पता है कौन गद्दार है कौन मुहब्ब वतन है। लेकिन हम देखते हैं कि आम लोग और पढ़ा लिखा तबका भी जो साफा से जिनका ताल्लुक है, वो भी हुकूमती बयानिए पर मनोन अमल करते हैं और वो उन्हीं लोगों को गद्दार समझने लगते हैं जिन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक अलफ लिया है। तो फिर वो किस तरह काउंटर कर सकता है इस। देखिए, अवाम की अक्सरियत एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव को कबूल नहीं करती। ये जुगतू फरन का जब इलेक्शन था 50 की दिहाई का, जब साबित हुआ, जब 70 का इलेक्शन तक जब सब साबित हुआ। अब जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें अवाम ने, जो आखिरी इलेक्शन हुआ है 2024 का, उसमें भी अवाम ने रियासत, ये जो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है उसे रिजेक्ट किया। तो अवाम तो इसे यकीन नहीं करते। यही वजह है कि अवाम और रियासत में फासले बढ़ रहे हैं और रियासत के किसी बयान पे अवाम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। यही तो सियासी बहरान है। अगर ये फासले खत्म हो जाए, हम जदीद ममालिक में, यूरोप में देखते हैं कि रियासत अगर ये ऐलान करती है कि कल एक इमरजेंसी होगी, लोग अपने घरों से न निकले, तो कोई भी नहीं निकलता। मगर पाकिस्तान में ऐलान होता है तो कोई भी इसे यकीन नहीं करता, इसलिए कि रियासत को वो के बयानियों को झूठा और गलत समझते हैं। यही तो बहरान है इस रियासत का कि अवाम में और रियासत के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। इस फासले के नतीजे में ये बहरान बढ़ रहा है और ये खतरनाक सूरत की तरफ जा रहा है। आपसे आखिरी सवाल ये बता कि दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस होती है, वो हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया भर में और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में क्या फर्क है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, अरे वो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज का है, जैसे मस्क है, एक्स वाले हैं। उसमें फौज का रोल नहीं है और पेंटागन का रोल कम है। इस तरह यूरोप में उसकी शक्ल अलग है, भारत में उसकी शक्ल अलग है। तो एस्टेब्लिशमेंट हर जगह मौजूद है, मगर हर जगह उसमें बारादस्ती फौज की नहीं है। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं, उनकी मिलावट है, तो वो हमें नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एस्टेब्लिशमेंट पर एक नज़र डाली कि दुनिया भर में पाकिस्तान में किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अपने एस्टेब्लिशमेंट पर एक मुख्तसर वीडियो बनाई और आइंदा एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।